हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और आप सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के इस सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल देव एजुकेयर, जहां पास बच्चों आप लोगों को मिलता है कक्षा 11वीं और 12वीं के अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की ढेर सारी सेशन जो आपको आपके परीक्षा में सफल होने में सबसे मददगार साबित हो सकती हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन के माध्यम से ही क्या किया था, लेखांकन समीकरण बनाना सीख लिया था। किसमें सर? कक्षा 11वीं के बेटा अध्याय 3 में है ना, जो है आप लोगों को लेखांकन समीकरण बनाना था। उसमें हमने क्या किया था, लेखांकन समीकरण कैसे बनाया जाता है उसको तो एग्जाम्पल की बदौलत सीख लिया था। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ था कि आप लोगों को लेखांकन समीकरण की मदद से क्या करने हैं बेटा, चिट्ठा तैयार करने हैं। और मुझे ये बहुत खुशी हुई कि कुछ बच्चों ने मेरे द्वारा दिए गए नंबर पर कांटेक्ट किया और कांटेक्ट के थ्रू मुझे क्या किया गया, कम से कम 15 से 20 बच्चों के द्वारा बेटा मुझे चिट्ठा बना करके सेंड करा गया और मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। और आज के इस सेशन को उसी एनर्जी के साथ जिन बच्चों ने मुझे ये कमेंट करा और उस व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज करा, उनके उस एनर्जेटिक के साथ मैं क्या करूंगा, इस सेशन की शुरुआत करने वाला हूं, जिसमें आज आप लोगों को क्रियात्मक प्रश्नों की ओर लेके जाऊंगा। और आज के इस सेशन के माध्यम से ये जो हमारा चैप्टर होगा बच्चों, कौन सा चैप्टर सर? कक्षा 11वीं के अध्याय 3, मतलब व्यवसायिक सौदों का लेखांकन बेटा, जिसमें हमको क्या करना है, लेखांकन समीकरण बनाने हैं। ये समापन हो जाएगा। चूंकि इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके किसी भी एग्जामिनेशन में हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या मेन हो। ठीक है? तो बेटा ये जो लेखांकन समीकरण है 3 नंबर के पूछे तो जाएंगे, लेकिन आपको तैयारी क्या करनी है, सभी प्रश्नों की करनी है। ठीक है? एक प्रश्न की तैयारी नहीं करनी, आपको सभी प्रश्नों की तैयारी करनी है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है? तो आइए चलते हैं और आज के इस धमाकेदार सेशन को बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं कि क्रियात्मक प्रश्नों से हम क्या कर सकते हैं, लेखांकन समीकरण को किस तरीके से हल कर सकते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है? तो आइए देखते हैं क्रियात्मक प्रश्नों में हमने आज के इस सेशन में 2 प्रश्न लिए हैं, जिसकी मदद से फिर से मैं बता दूं। पहले प्रश्न में तो मैंने क्या किया, लेखांकन समीकरण आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन बेटा जिस तरीके से मुझे पिछले सेशन के माध्यम से कमेंट आए थे 15 से 20 बच्चों के, उसी तरीके से क्या किया जाएगा भैया, इस लेखांकन समीकरण का चिट्ठा आप लोगों के थ्रू बना करके मुझे सेंड किया जाएगा। मैं नंबर आप लोगों को लास्ट में दे दूंगा। ठीक है? और साथ ही साथ जो दूसरा प्रश्न है उसका तो चिट्ठा मैं यहां पास आप लोगों को फिर से बना के बताऊंगा, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके चिट्ठे को फिर से एक बार समझने में। ठीक है? तो आइए चलते हैं आज के इस धमाकेदार और बेहतरीन सेशन की ओर और बनाते हैं भैया लेखांकन समीकरण, कुछ लेन देनों की मदद से, कुछ व्यापारिक लेन देनों की मदद से। ठीक है बच्चों? तो आइए क्या कहता है हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित लेन देनों से लेखांकन समीकरण बनाइए। जी हाँ भैया, हमको क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जो लेन देन है, कुछ व्यवसायिक सौदे हैं बेटा, उनके थ्रू हमको क्या करने हैं, लेखांकन समीकरण तैयार करने हैं बच्चों। तो आइए करते हैं सर। क्या क्या बोला गया कि भैया प्रशांत ने नगद लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। सर आपको प्रशांत के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? बेटा प्रशांत नाम ही दे दिया गया है, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, है ना? तो प्रशांत ने क्या किया, नगद लगाकर बेटा व्यवसाय प्रारंभ किया। कितने रुपए की धनराशि लगाई? 40,000 रुपए की। ठीक है? तो जैसे एक सौदे हमने कंप्लीट किए, उसी के साथ हम क्या करेंगे, लेखांकन समीकरण में नोट भी करते चलेंगे, ताकि ये जो सेशन है वो जल्दी से समाप्त हो जाए। ठीक है? और आप लोगों को समझ में भी आए। यहां पास बोला गया जो हमारा पहला लेन देन है बच्चों, हम लिख देते हैं शॉर्ट में, व्यापार प्रारंभ। ठीक है? व्यापार प्रारंभ किया गया। कितने रुपए रोकड़ लगाए गए बेटा? 40,000 रुपए। और कुछ लगाए क्या? नहीं सर। माल लगाया है? नहीं। मशीन आया है? नहीं, अभी तो नहीं है इसमें। लेनदार है? नहीं। लेकिन आपके पास जो है पूंजी के रूप में व्यवसाय में फिर से क्या हो गई, स्थापित हो गई, जो 40,000 रुपए किनके द्वारा लगाया गया, प्रशांत के द्वारा लगाया गया बेटा। ठीक है? अब क्या करेंगे सर, जैसा कि मैंने आपको बताया, नया समीकरण तैयार करने, पिछले सेशन में बताया था कि एक लेन देन हो जाने के तत्पश्चात आपको उस लेन देन का नया समीकरण तैयार करना होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि उसमें प्लस माइनस होते हैं, है ना? क्या होते हैं सर? प्लस माइनस होते हैं कुछ चीजें।
ओके, नेक्स्ट लेन देन क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। माल नगद क्रय किया। तो बेटा जैसा कि यहाँ पास दूसरा लेन देन है, माल नगद क्रय किया। आपके पास रोकड़ कुछ यहाँ पास थे, लेकिन आपने क्या किया, माल नगद में क्रय किया। तो माल यहाँ पास थे, रोकड़ यहाँ पास थी, ठीक है। अब यहाँ पास देखो, ये नीचे था माल जो है, क्योंकि आपके पास माल नहीं था व्यापार में। तो आपके व्यापार में क्या हुआ, माल तो आ गया, लेकिन रोकड़ में क्या हुई, कमी हो गई बेटा, है ना। यहाँ पास आपके पास माल आता है व्यापार में, लेकिन आपके पास से कुछ चीजें जा रही हैं, रोकड़ जा रहे हैं, कैश जा रहे हैं। कितने रुपए का माल आपने खरीदा बेटा, 4,000 रुपए का। तो आइए दूसरा लेन देन हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो दूसरा लेन देन बोला गया, आपने क्या किया, नगद माल खरीदा। क्या किया बच्चों, नगद माल खरीद रहे हो आप, तो यहाँ लिख देते हैं नगद माल खरीदा। कितने रुपए का बेटा आपने नगद में माल खरीदा, 4,000 रुपए का। तो यहाँ पास जैसा कि मैंने बोला, माल तो आपके पास आया, लेकिन रोकड़ में कमी हुई। कितने रुपए का आप में कमी हो गई बेटा, 4,000 रुपए माइनस करोगे 4,000 रुपए का, क्योंकि आपके पास माल जो है वो आ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पास कोई कमी या वृद्धि नहीं बेटा, अभी तक तो कुछ कमी या वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ पास 0/सन्नाटा डाल सकते हो, कोई कमी या वृद्धि नहीं होने की परिस्थिति में, ठीक है। अभी तक तो कुछ नहीं है ना। ओके, फिर से आपको क्या करना है बच्चों, नया समीकरण बनाने हैं सर। जो भी लेन देन करोगे उसका नया समीकरण आप लेन देन को करने के बाद बनाओगे बच्चों। अब 40,000 रुपए आपके पास रोकड़ थे, 4,000 रुपए का माल खरीद दिया आपने, कितने रुपए बचे आपके पास बताओ तो, 36,000 बचते हैं सर। कितने रुपए बच्चों, 36,000 रुपए की धनराशि आपके पास रोकड़ के रूप में बच गई। 4,000 रुपए आपके पास माल के रूप में आ गए, माल आ गया, ठीक है ना। ओके, पूंजी कितनी है, 40,000 की 40,000। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या है, आपने लेन देन करा बच्चों, मशीन नगद क्रय की। अब यहाँ पास फिर से नगद में आपने क्रय किया, क्या क्रय कर दिया सर, मशीन खरीद दिया बेटा आपने अपने व्यापार के लिए। अब व्यापार में फिर से क्या हुआ, मशीन तो आ गया, लेकिन आपके रोकड़ में क्या हुई, कमी हो गई, है ना। आपका रोकड़ जो है फिर से कम हो गया, क्योंकि रोकड़ से आपने मशीन खरीदा, कैश से आपने मशीन खरीदा। क्योंकि यहाँ पास क्या होगा, जो हमारा तीसरा लेन देन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पास नगद मशीन खरीदी, लिख लेते हैं भैया, आपने ये लो नगद मशीन खरीदा, ठीक है। यहाँ खरीदा लिख रहा हूं मैं। ओके, कितने रुपए में मशीन खरीद रहे हो बच्चों, 10,000 रुपए में। तो 10,000 रुपए से आपका रोकड़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा, ठीक है। कम हो जाएगा मतलब आप क्या करोगे, ब्रैकेट में लिखोगे माइनस वालों को। माल में कोई कमी या वृद्धि नहीं। मशीन आ गया बेटा आपके पास, कितने हजार रुपए का, 10,000 रुपए का सर। ओके, आपके लेनदार कुछ है क्या, नहीं। आपके पूंजी में कोई कमी या वृद्धि बेटा, नहीं सर। तो आप काहे लिख रहे हो, सॉरी बेटा। ओके, अब फिर से आपको क्या करना है, नया समीकरण बनाने हैं बच्चों। यहाँ पास फिर से नया समीकरण, आपने चूंकि मशीन का लेन देन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये तो बहुत इजी है सर, आप ऐसे ही बता रहे हो। हाँ बेटा बहुत इजी है। यहाँ पास 36,000 रुपए में से बेटा आपने 10,000 रुपए माइनस कर दिए मशीन के, तो कितने रुपए बच गए, 26,000। माल आपके पास कितने के हैं, 4,000 के। ओके, नेक्स्ट मशीन आपके पास कितने रुपए के आ गए, 10,000 रुपए के सर। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पास फिर से पूंजी में कोई कमी या वृद्धि नहीं सर, कोई कमी या वृद्धि नहीं देखने को मिल रही है। अब जो चौथा लेन देन है बच्चों, कौन सा लेन देन सर, चौथा लेन देन। आपने क्या किया, माल उधार में खरीदा, कितने रुपए का, 2,000 रुपए का। अब यहाँ पास देखने वाली बात ये है बच्चों, कि आपके पास माल तो आ गया, लेकिन आपके पास से कुछ चीजें गई हैं क्या, नहीं सर। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि आपके लेनदार बेटा आपके दायित्व बढ़ जाते हैं, है ना। क्योंकि आपने उधार में माल खरीदा, जिसको आपको क्या करना है, किसी निश्चित समय में या किसी भविष्य में, अभी वर्तमान में तो नहीं लेकिन भविष्य में आपको क्या करना है, उस माल की धनराशि का भुगतान आपको किसी न किसी व्यक्ति को करने हैं, जिस व्यक्ति से आपने माल खरीद करके लाए हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पास जो एंट्री होगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि आपने क्या किया, उधार माल खरीदा, ठीक है। उधार माल खरीदा गया आपके द्वारा, ठीक है। आपके द्वारा नहीं भैया, प्रशांत के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पास
रुपए में कोई कमी या वृद्धि नहीं हुई रोकड़ में, है ना। लेकिन आपके पास 2000 रुपए के माल तो आ गए बेटा। कितने रुपए के? 2000 रुपए के माल। मशीन में कोई कमी या वृद्धि नहीं। यहाँ पास बेटा लेनदार जो है आपके बढ़ जाएंगे 2000 रुपए से, क्योंकि आपको क्या करना है, लेनदार को भविष्य में 2000 रुपए की राशि का भुगतान करने ही करने हैं, क्योंकि ये आपका दायित्व है। आपने किसी व्यक्ति से क्या किया, 2000 रुपए की माल जो है वो उधार में क्रय किया हुआ है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेन देन क्या है बच्चों, वेतन के नगद दिए। अब आपने क्या किया बच्चों, वेतन के रूप में किसी भी कर्मचारी को नगद के रूप में 500 रुपए की धनराशि दे दी बेटा। कितने रुपए की धनराशि सर? 500 रुपए की। तो अब आपको क्या करना है, फिर से नया लेन देन। अच्छा, इससे पहले हम लोगों को नया समीकरण बनाने थे बेटा, भूल गए थे ना। ओके सर, बना लेते हैं नया समीकरण। अब ये जो नया समीकरण फिर से 26,000 का, हमारे पास 26,000, यहाँ पास माल जो है 4000 का था, अब 2000 रुपए का और जुड़ गया, कितने का हो गया बेटा? 6000 रुपए का हो गया, है ना। 10,000 रुपए की मशीनरी थी, 10,000 रुपए का ही रहेगा। यहाँ पास हमारे पास क्या हुआ, लेनदार जो है 2000 रुपए से बढ़ गए, पूंजी क्या हुई? जस का तस है बेटा, मतलब 40,000 का 40,000। ओके। नेक्स्ट क्या है सर, आपने बोला कि वेतन दिए बेटा, किसी भी कर्मचारी को आपने क्या किया, वेतन दिए नगद। ठीक है बेटा। तो आपके पास क्या हुआ, 500 रुपए की कमी हुई। कितने रुपए की सर? रोकड़ आपके पास से कितने रुपए के चले गए? 500 के। माल में कोई कमी या वृद्धि होती है क्या? नहीं। मशीनरी में कोई कमी या वृद्धि नहीं। लेनदार में कोई कमी या वृद्धि नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पास जो आपकी पूंजी है उसमें जरूर कमी होगी, क्योंकि जो रोकड़ है उसमें कमी हो रही है, मतलब संपत्ति पक्ष में कोई चीज घट रहा है बेटा, कम हो रहा है। तो आपके दायित्व पक्ष में भी कुछ चीजों में कमी आएगी ही आएगी, मतलब आपकी पूंजी में क्या होगी, कमी आएगी सर। कितने रुपए की सर? 500 रुपए आप इसमें भी माइनस कर दोगे। ठीक है बेटा। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर से एक नया समीकरण तैयार करते हैं, और जिसके साथ ही साथ ये हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हल हो जाएगा, है ना। ओके। तो यहाँ पास देख लेते हैं, 26,000 रुपए में हमने 500 रुपए माइनस कर दिए बच्चों, कितने बचते हैं? 25,500 बेटा, है ना। यहाँ पास 6,000 का 6,000 हमारे माल का 6,000 रुपए अमाउंट होता है। 10,000 रुपए की हमारी मशीनरी हो जाती है। लेनदार हमारे हो जाते हैं 2,000 रुपए के बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से यहाँ पास 40,000 में से हमने क्या कर दिए सर, 500 रुपए माइनस कर दिए बच्चों, तो हमारे पास बचता है 39,500 रुपए की धनराशि बेटा, पूंजी के रूप में। ठीक है। तो अब इनको कैलकुलेट करके देखिए क्या कि कितने रुपए टोटल हो रहे हैं, कि दायित्व पक्ष का और संपत्ति पक्ष का जो योग है वो समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पास 25,500 प्लस 6,000 कितने होते हैं बेटा? 31,500 रुपए हो गए सर। कितने हो गए? 31,500 रुपए हो गए। 31,500 में 10,000 हमने ऐड कर दिया बेटा, कितने हो गए? हमारे पास हो गए सर 41,500 रुपए। कितने हो गए बच्चों? 41,500। मतलब जो संपत्ति पक्ष का योग है बेटा, ठीक है, टोटल आ रहा है 41,500। संपत्ति पक्ष का योग कितना है? 41,500। तो दायित्व पक्ष का योग भी बराबर होना चाहिए 41,500। तो यहाँ पास बेटा आपके जो लेनदार है वो 2,000 के हैं, और पूंजी जो है वो 39,500, मतलब इधर का भी योग कितना आ रहा है? 41,500। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपके लेखांकन समीकरण में बच्चों, जब आप लेखांकन समीकरण तैयार करते हो तो आपके संपत्ति पक्ष का योग आपके दायित्व पक्ष के योग के बराबर होना चाहिए। मतलब आपकी जितनी संपत्ति है उतने ही आपके दायित्व हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है बच्चों। ठीक है बेटा, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसका आपको क्या करना है, चिट्ठा बना करके मेरे को फिर से सेंड करने हैं। ठीक है, ताकि मैं और भी आप लोगों को एनर्जेटिक तरीके से पढ़ा सकूं। ओके। तो आइए आज के हमारे दूसरे प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं और हल करते हैं इसको भी। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं चिट्ठा, चूंकि आप लोगों को मदद मिल जाएगी फिर से चिट्ठा को समझने में, कुछ नए बच्चे अगर जुड़े होंगे तो। ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि इसमें बोला गया कि निम्नलिखित व्यापारिक व्यवहारों से क्या कीजिए, लेखांकन समीकरण बनाइए। ठीक है। यहाँ पास क्या बोला गया सर, निम्नलिखित व्यापारिक व्यवहारों से लेखांकन समीकरण हमको बनाने के लिए कहा गया है बच्चों। ठीक है। जिसमें
पहला लेन देन क्या है सर? तो पहला लेन देन बेटा व्यापार प्रारंभ का ही होता है ना। आपने क्या किया, व्यापार प्रारंभ कर दिया सर। ओके सर, अब क्या क्या चीजें उसमें बोली गई आइए देखते हैं। यहाँ पास बोला गया बच्चों 18,750 रुपए व 6,250 रुपए का माल लगाकर आपने क्या किया, व्यापार प्रारंभ किया। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि 18,750 रुपए का आपने अलग से माल लगाए फिर 6,250 रुपए का अलग से माल लगाए। बेटा यहाँ पास कहने का तात्पर्य ये है कि आपने 18,750 रुपए कैश के रूप में लगाए और 6,250 रुपए आपने माल लगा करके क्या किया, व्यापार प्रारंभ किया बच्चों। मतलब 18,750 रुपए रोकड़ के रूप में आपके व्यापार में होंगे, माल के रूप में आपके पास कितने हैं, 6,250 रुपए बेटा। ठीक है, अब ये जो टोटल धनराशि है बच्चों, कितनी धनराशि सर, ये जो टोटल धनराशि है वो टोटल हो जाती है 25,000 रुपए, जो आपके व्यवसाय में पूंजी के रूप में रहने वाली है। ठीक है, कितने रुपए सर, 25,000 रुपए। आप एक बार कैलकुलेट कर लो, यहाँ पास से हो गए 750 और ये 250 कितने हो गए, 1,000 हो गए, तो ये 19,000। अब 19,000 में आपने क्या कर दिए बेटा, 6,000 माइनस प्लस कर दिए, तो हो गए ना टोटल 25,000 रुपए। ओके, नेक्स्ट है आपको क्या बोला जाता है, फिर से आपको नया समीकरण तैयार करने होते हैं। क्या करने होते हैं सर, नया समीकरण, जैसे कि हम हर एक प्रश्न में करते हैं बच्चों। ओके, आपने क्या कर दिए, नया समीकरण तैयार किए। नया समीकरण में फिर से वही चीज है, 18,750 रुपए के आपके रोकड़ है, 6,250 रुपए के आपके पास माल है, लेकिन देनदार है क्या, लेनदार है क्या, नहीं। पूंजी आपके पास टोटल हो जाती है 25,000 रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो दूसरा लेन देन है, आइए दूसरे लेन देन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोला गया। आपने क्या किया, 500 रुपए किराए के रूप में नगद दे दिए। अब यहाँ पास फिर से वही बात, आपने किराए के रूप में दे दिए तो आपके पास क्या हो गई, आपके रोकड़ में कमी हुई, साथ ही साथ आपके पूंजी में भी कमी हो जाती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पास आपने क्या किया, किराए के नगद दिए, किराए के नगद दिए बेटा। ओके, तो यहाँ पास आपके पास कितने रुपए की कमी हो गई, 500 रुपए आपने किराए के रूप में ले लिए। माल में कोई कमी या वृद्धि नहीं, देनदार में नहीं, अभी तक तो देनदार आया भी नहीं है ना, लेनदार वो भी नहीं आया है। आपकी पूंजी में भी 500 रुपए की कमी हो जाती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट फिर से हम क्या करेंगे सर, एक नया समीकरण तैयार करेंगे। क्या करेंगे, जब हमारा लेन देन कंप्लीट होता है तब हम क्या करते हैं, नया समीकरण बनाते हैं बच्चों। ये लो नया समीकरण, 18,750 में बेटा आपने 500 रुपए माइनस कर दिए, कितने रुपए बच जाते हैं, 18,250 रुपए बच जाते हैं सर। आपके पास 6,250 रुपए के माल हैं, वो उतने के ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है 25,000 रुपए के पास आपकी पूंजी थी, लेकिन आपने 500 रुपए माइनस कर दिए बेटा, कितने बच जाते हैं, 24,500 सर। ओके, नेक्स्ट लेन देन क्या है बच्चों, कि आपने बेटा 7,500 रुपए का माल नगद में खरीदा। कितने रुपए का सर, 7,500 रुपए का माल आपने नगद में खरीदा व 11,000 रुपए का माल आपने उधार में खरीदा। ठीक है, ध्यान देने योग्य बातें हैं बेटा, यहाँ पास बहुत ही ध्यान दीजिएगा। जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही मददगार साबित होंगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपने क्या किया, 7,500 रुपए का माल आपने क्या किया, नगद में खरीदा। अब यहाँ पास देख लेते हैं, नगद व उधार माल खरीदा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नगद व उधार में माल खरीदा गया। ठीक है, नगद व उधार माल खरीदा, तीसरा लेन देन है। आपने क्या किया, नगद में कितने रुपए का खरीदा, 7,500 का माल खरीदा। तो 7,500 रुपए से ही आपकी जो रोकड़ है वो कम होगी, लेकिन आपने 11,000 रुपए से क्या किया, उधार में माल क्रय किया। तो यहाँ पास देखो बच्चों, 7,500 रुपए का आपने जब क्रय किया नगद में, तो 7,500 तो माइनस हो गए, किसमें से सर, आपके रोकड़ में से। अब आपके पास टोटल जो है वो माल कितने रुपए का आया है बेटा, ये 11,000 और ये 7,500, टोटल हो जाते हैं 18,500। मतलब 18,500 रुपए का आपने टोटल माल खरीदा है, जिसमें से बच्चों 7,500 आपके नगद में है, तो आपके रोकड़ में से कमी हो जाएगी। लेकिन आपने क्या किया, 11,000 का उधार माल क्रय किया है, मतलब भविष्य में आपको
क्या करने सर, भविष्य में आपको फिर से क्या करने हैं, इस 11,000 रुपए की धनराशि का भुगतान करने हैं। तो आपके लेनदार जो है बेटा कितने रुपए से बढ़ जाएंगे सर, 11,000 रुपयों से। ठीक है, यहाँ पास पूंजी में कोई कमी या वृद्धि नहीं सर। ओके, तो आइए फिर से नया समीकरण तैयार कर लेते हैं। नया समीकरण पूरा लिखिएगा। ठीक है, 18,250 में बेटा आपने 7,500 रुपए की धनराशि जो है वो माइनस कर दी। कितने रुपए बच जाते हैं आपके पास, बच जाते हैं क्या 11, यहाँ पास 11,250, फिर आपने क्या कर दिए 10,750, आपके पास बच जाते हैं 10,750 रुपए। ओके, अब 18,500 प्लस 6,250 बेटा कितने होते हैं, 24,750 रुपए के आपके पास माल बन जाते हैं। ठीक है, माल जो है आपके पास हो गई 24,750 रुपए की। यहाँ पास देनदार है क्या, नहीं सर, 11,000 रुपए के आपके लेनदार बढ़ गए हैं। ओके, नेक्स्ट है पूंजी में कोई कमी या वृद्धि हुई थी, नहीं, तो ये 24,500 का ही रहने वाला है बच्चों। ठीक, ये तो हो गया हमारा तीसरा लेन देन और तीसरा समीकरण। चौथा लेन देन क्या कहता है, आइए देखते हैं। चौथा लेन देन जो है बच्चों, इसमें कहा गया कि 12,500 रुपए की लागत का माल आपने 25% लाभ पर बेचा। इसमें से 6,875 रुपए नगद प्राप्त हुए। यहाँ पास क्या बोला गया, आपने 12,500 रुपए की लागत का माल बेटा 25% लाभ पर बेचते हो, मतलब आपने 12,500 रुपए की लागत तो थी लेकिन 25% लाभ पर, तो उसमें कुछ और ऐड हो जाएगा। इसमें से 6,875 रुपए आपको प्राप्त होते हैं और बाकी जो धनराशि है वो आपको बाद में प्राप्त होगी, मतलब देनदार के रूप में आपके संपत्ति में वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पास देखते हैं 12,500 का कितना प्रतिशत, 25% और लाभ देख लेते हैं और उसमें एड ऑन कर लेते हैं बेटा। 12,500 गुणित 25 बटे कितने होते हैं 100। ओके बच्चों, तो यहाँ पास हो जाएंगे आपके 3,125 रुपए। 3,125 रुपए और ऐड हो गए 12,500 में, मतलब आपने 12,500 और 3,125 कितने हो गए, 5 2 6 5 और ये 1, 15,625 रुपए में आपने उसको बेच दिए। किसको सर, 12,500 रुपए की लागत का माल था, उसको आपने कितने में बेचा बेटा, 15,625 रुपए में। तो यहां पास बच्चों आपने क्या किया, माल बेचा लिख दे रहा हूं सीधे से शब्दों में। ठीक है, माल नगद व उधार बेचा, क्योंकि दोनों चीजें हुई, वह उधार बेचा। यहां पास हो गया ओ, लो भैया, अब आपके पास पैसे कितने आए, 6,875 रुपए, तो 6,875 रुपए आपके पास आ गए। ओके, रोकड़ के रूप में। अब यहाँ पास माल कितने रुपए का गया बेटा, 12,500 का। कितने रुपए का, 12,500 के आपके पास से माल जा रहे हैं। ओके, लेकिन उसमें से 6,875 रुपए आपके पास क्या हुए, पैसे आ गए। देनदार के रूप में आपके पास कितने बच गए, यहाँ पास 15,625 में से आपने 6,875 माइनस कर लो बेटा। यहाँ पास थे 15,625, सॉरी हाँ 25 ही थे, उसमें से आपको प्राप्त हुए 6,875 रुपए, है ना। ये तो 0 हो गया, यहाँ पास ले लो 5 हो गया, यहाँ पास ले लो 7 हो गया क्या, हाँ ये 7 हो गया और ये 8, 8,750 रुपए आपको क्या होंगे, देनदारों से प्राप्त होंगे बेटा। किनसे सर, देनदारों से आपको प्राप्त होंगे 8,750 रुपए, आपके देनदार बढ़ गए यहाँ पास। ठीक है, आपको भविष्य में ये क्या करेंगे, 8,750 रुपए का भुगतान जरूर करेंगे, तो आपकी ये संपत्ति कहलाती है ना। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पास लेनदार में कोई कमी या वृद्धि हुई है क्या, नहीं। यहाँ पास लेकिन बच्चों पूंजी में कोई कमी या वृद्धि जरूर हुई है, क्योंकि आपने 12,500 का माल बेटा 15,625 रुपए में बेच दिए, मतलब 3,125 रुपए की पूंजी में वृद्धि हुई है। ठीक है, ओके, तो आइए नया समीकरण तैयार कर लेते हैं भैया। फिर से जैसा कि हमारा एक लेन देन फिर से समाप्त हुआ, तो समाप्त होने के बाद हम क्या करते हैं, नया समीकरण तैयार करते हैं। नए समीकरण क्या कहता है कि अब 10,750 में आपको क्या करना है, 6,875 रुपए एड ऑन कर देने, कितना रुपए हो जाते हैं बच्चों,
5 का यहाँ पास सॉरी 5 का 5 और ये 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल गया एक आपके पास, 8 और 8 16, 16 का 6 हो गया बेटा, हासिल गया आपके पास एक, और ये 7 और ये 1, 17,625 रुपए आपके पास रोकड़ के रूप में है। माल कितने के हो गए? 12,500 रुपए का माल आपने बेचा, वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पास 12,250 रुपए का आपके पास माल अवेलेबल है। देनदार आपके बढ़ गए थे 8,750 रुपए से, ठीक है। देनदार आपकी संपत्ति है, आपको भविष्य में पैसे देंगे, है ना। आपके लेनदार कितने हैं? 11,000 रुपए के। ओके, नेक्स्ट है आपके जो पूंजी है उसमें वृद्धि हुई कितने रुपए की सर? 3,125 रुपए की, मतलब ये हो जाएंगे आपके 27,625 रुपए के। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या है? निजी उपयोग के लिए 5,000 रुपए का लूना आपने खरीद लिया। क्या किए? आपने अपने खुद के उपयोग के लिए बेटा 5,000 रुपए का लूना आप खरीद लेते हो, तो यहाँ पास से आपके पास से कुछ चीजें गई, क्या गई सर? बिल्कुल, क्या गई? रोकड़ के रूप में कैश गई, है ना। तो यहाँ पास फिर से एक नया लेन देन, पांचवा लेन देन कहता है निजी उपयोग के लिए लूना खरीदा। यहाँ पास निजी उपयोग के लिए लूना खरीदा गया, ठीक है। अब यहाँ पास आपके पास से क्या गई? 5,000 रुपए रोकड़ के रूप में गए, माइनस करोगे। माल में कोई कमी या वृद्धि बच्चों? नहीं। देनदार में? नहीं सर। लेनदार में? नहीं सर। अब यहाँ पास पूंजी में भी कमी हो जाएगी बेटा, क्योंकि आपकी जो संपत्ति है उसमें क्या हुई है? 5,000 रुपए की कटौती हुई है, तो आपके पूंजी में भी 5,000 रुपए की कटौती हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपके रोकड़ में कमी हो रही है, तो आपकी पूंजी में भी तो कोई कमी होगी। संपत्ति पक्ष में अगर कमी होती है तो आपके पूंजी पक्ष में भी कमी देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। फिर से नया समीकरण तैयार कर लीजिए, आ जाइए नया समीकरण, ठीक है। तो नया समीकरण क्या कहता है? आपके पास जो है रोकड़ कितने के हो जाएंगे? 12,625 रुपए के। कितने रुपए के सर? 12,625 रुपए, चूंकि 5,000 आपने माइनस कर दिए, लूना खरीद दिया जो, ठीक है। अब आपके पास जो है 12,250 रुपए के क्या हो जाएंगे बेटा? आपके माल हो जाएंगे। 8,750 रुपए के आपके पास क्या हो जाएंगी? देनदार हो जाएंगी। 11,000 आपके लेनदार हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके हो जाएंगे 22,625 रुपए बच्चों आपके पूंजी हो जाएंगे। तो अब इनका टोटल करके देखिए क्या कि इनका टोटल कितना आता है। इधर पहले संपत्ति दायित्व पक्ष का योग कर लूं, 22,625 प्लस 11,000, तो यहाँ पास हो जाते हैं हमारे पास 33,625 रुपए। कितने सर? 33,625 रुपए, ये दायित्व पक्ष का योग है। अब देख लेते हैं इस साइड का योग। अब इसको तो जोड़ना पड़ेगा सर, तो आइए जोड़ लेते हैं एक बार बेटा, क्या दिक्कत है ना। 12,625 रुपए प्लस 12,250 रुपए प्लस कितने हैं सर? 8,750 रुपए। ओके, ये 5 का 5 और ये 12 का 2, एक चला गया, 7 7 14 और 2 16, 16 का 6 हासिल गया एक, और यहाँ पास हो गए 15, और ये 8 कितने होते हैं बेटा? 15 और 8 33, 23, 23 का 3 हासिल गया एक, और ये 3, 33,625 रुपए भी बेटा संपत्ति पक्ष का योग भी आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पास हो ही रहा है कि संपत्ति पक्ष का योग जितना आएगा उतना ही आपके दायित्व पक्ष का योग आएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पास हुआ बेटा कि 33,625 रुपए का योग आपके लेखांकन समीकरण के अकॉर्डिंग आपके व्यापार के संपत्ति पक्ष का योग आ रहा है, तो 33,625 रुपए का ही योग जो है वो आपके दायित्व पक्ष में आएगा बच्चों। जैसा कि मैंने आपको क्या बोला, जितना आपकी संपत्ति है उतने ही आपके दायित्व हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो आइए अब इसी का हम क्या करेंगे, चिट्ठा तैयार कर लेते हैं, जो आपको क्या होगा, मददगार साबित होगा आपको चिट्ठा बनाने में इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो पहला जो बोला गया दायित्व पक्ष में क्या क्या चीजें हैं, आपके लेनदार, लेनदार कितने के हैं? लेनदार है बेटा आपके 11,000 रुपए के। ओके, पूंजी है बेटा, क्या है सर? पूंजी है, तो पूंजी कितनी की है?
रुपए के। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 33,625 रुपए। सर इधर का भी तो लिख लो, लिख लेंगे ना। संपत्ति में क्या है? आपके पास रोकड़ है। संपत्ति में क्या है सर? रोकड़ है बेटा। कितने रुपए की? 12,625 रुपए की सर। नेक्स्ट है बेटा 12,850 रुपए के आपके पास क्या है? माल है। स्टॉक्स हैं आपके व्यापार में 12,250 रुपए के। ठीक। नेक्स्ट है आपके पास जो देनदार है, आपकी जो संपत्ति है, फिर से आपको जो भविष्य में पैसे मिलने वाले हैं देनदारों की मदद से, वो कितने रुपए की धनराशि होगी? 8,750 रुपए की। ओके, तो ये भी टोटल कितने हो जाते हैं? 33,625 रुपए। तो ये तो हो गए आपकी लेखांकन समीकरण का जो सेशन था वो समापन। और ये जो व्यवसायिक सौदों का लेखांकन है ये भी समाप्त होता है इसी के साथ। और अगले सेशन के माध्यम से हम लोग क्या सीखेंगे? जनरल एंट्रीज की ओर जाएंगे और सीखेंगे कि आखिर एक अकाउंटेंट जो है वो लेखांकन का कार्य किस प्रकार से करता है। जो जनरल एंट्रीज हैं, पंजी प्रविष्टियां हैं, दैनिक पंजी प्रविष्टि हैं, उसको किस प्रकार से करता है किसी भी व्यापार का, वो देखने वाले हैं बेटा नेक्स्ट सेशन के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने क्या किया था पिछले सेशन के माध्यम से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको किस नंबर पर क्या करने, व्हाट्सअप करने हैं, तो उसमें 15 से 20 बच्चों ने मुझे क्या किया था? व्हाट्सअप किया था और मुझे ये सेंड किया था कि सर इसका जो चिट्ठा है इस प्रकार से बनेगा। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करने हैं बेटा? इस प्रश्न एक क्रियात्मक प्रश्न में से लिया गया जो प्रश्न है, इस लेखांकन समीकरण का आपको क्या करने हैं? चिट्ठा मेरे को सेंड करने हैं। किस पर सर? 98936590 और ये 6 पर बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का जो सेशन है ये यहीं पर समाप्त होता है बेटा। और मिलते हैं किसी धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।